जो वन नेशन वन इलेक्शन लोकसभा में पारित ना होने पर बुलाया गया था। इसे तब बुलाया जाता है जब लोकसभा प्लस राज्यसभा में गतिरोध की नहीं ये ज्वाइंट से ये तो संयुक्त बैठक हो जाएगा, सॉरी। हाँ, जब लोकसभा राज्यसभा में जब चीज़ें पारित ना हो पाए तो फिर इसे जॉइंट कमेटी के पास संसद की जॉइंट कमेटी के पास भेज दिया जाता है। तो क्या होती है इसमें संसदीय समिति, संयुक्त संसदीय समिति। भारतीय संसदीय प्रणाली में संयुक्त संसदीय समिति एक शक्तिशाली जांच निकाय है जिसे कई सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें कई दलों के सदस्य शामिल हैं। आमतौर पर किसी बिल के प्रावधान या किसी मुद्दे या घोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन करते हैं। संरचना स्थायी समितियों में मुख्य रूप से चयन और संयुक्त संसदीय समिति शामिल होती है। संयुक्त संसदीय समिति किसी बिल या मुद्दे पर गहन जांच करती है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं, यानी कि राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। गठन, कैसे इसका गठन किया जाता है? जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने के लिए संसद के एक सदन द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाता है और दूसरे सदन में इस पर सहमति ली जाती है। इसके बाद दल अपने सदस्यों का नाम जेपीसी के लिए आगे बढ़ाते हैं कि कौन इसमें शामिल होगा। सदस्यों की संख्या क्या होती है? संयुक्त संसदीय समिति में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है, नॉट डिसाइड। संख्या कितनी है ये डिसाइड नहीं है। लेकिन इसके निर्णय के समय ध्यान रखा जाता है कि अधिक से अधिक पार्टियों के सदस्यों की भागीदारी इसमें हो। आमतौर पर समिति में बहुमत वाले या फिर सबसे बड़े दल के सदस्य सबसे अधिक होते हैं। लोकसभा स्पीकर समिति के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। शक्तियाँ क्या क्या हैं? पावर जेपीसी के पास। जेपीसी को जिस उद्देश्य से गठित किया जाता है उससे संबंधित साक्ष्य और तथ्य जुटाने के लिए उसके पास किसी भी व्यक्ति या संस्था या पक्ष को बुलाने और पूछताछ करने का अधिकार है। साथ ही मामले में जुड़े किसी भी माध्यम से सबूत जुटाने का अधिकार है। गोपनीयता क्या है? इसमें जनहित के मामले को छोड़कर समिति की कार्यवाही और निष्कर्ष को गोपनीय रखा जाता है। सरकार चाहे तो राज्य या देश की सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज वापस ले सकती है। विघटन, जेपीसी का गठन तो हो गया लेकिन इसका विघटन किस प्रकार होगा? संयुक्त संसदीय समिति के पास किसी भी विषय की जांच के लिए अधिकतम 3 महीने का समय होता है, 3 मंथ्स मैक्सिमम का समय होता है। जांच रिपोर्ट पेश करने के बाद समिति का अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है, यानी कि इसने अपनी रिपोर्ट दी, 3 मंथ्स के अंदर अपनी रिपोर्ट बनाई और सदन में रख दिया। इसके बाद ये स्वतः ही विघटित हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना होगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किस लिए ये लाया गया, इम्पोर्टेंट हो जाएगा पॉलिटी के हिसाब से कि इसमें जॉइंट संयुक्त संसदीय समिति किस प्रकार बनती है, किस प्रकार गठित की जाती है, इसमें कितने सदस्य हैं, कितने महीनों के लिए अपनी रिपोर्ट इसे देनी पड़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया सदस्य, ये इम्पोर्टेंट है। मोल्डोवा 105वां सदस्य, इसका पूर्ण 105वां सदस्य मोल्डोवा को बनाया गया है। INS सूरत और INS नीलगिरी युद्धपोत शामिल कर लिया गया है इसे हाल फिलहाल में। मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है। किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये ध्यान रखना होगा, मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्मित किया गया है। INS सूरत, इसको प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया जा रहा है जिसमें टोटल 4 युद्धपोत शामिल हैं। INS नीलगिरी प्रोजेक्ट 17B के तहत
बनाया जा रहा है, जिसमें 7 युद्धपोत शामिल है। ये तो कंप्लीट हो चुका है और इनके अभी 1-2 शायद रह रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट 15B और ये प्रोजेक्ट 17B के तहत बनाया जा रहा है। भारत का पहला सौर सीमा गांव, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। भारत का पहला सौर सीमा गांव, गुजरात का मसाली गांव देश का पहला सौर गांव है। कहाँ का? गुजरात का मसाली गांव देश का पहला सौर गांव है। पीएम सूर्य घर के तहत, प्रधानमंत्री सूर्य घर के तहत इसको बनाया गया है। देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम उपराष्ट्रपति द्वारा ग्वालियर में उद्घाटन किया गया। इसे राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और ग्वालियर नगर निगम के सहयोग से बनाया गया है। कहाँ? ज़्यादा आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि किसके द्वारा? उपराष्ट्रपति के द्वारा। और कहाँ? एमपी में, एमपी के ग्वालियर में। इस संग्रहालय में मानव व पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित जानकारी के बारे में बताया गया है। इस संग्रहालय में मानव और पृथ्वी, इनकी उत्पत्ति का जो इतिहास है, क्या है, उनके बारे में इसमें दी गई है जानकारी। नेक्स्ट है नुप्पी लान और लाल नुमित। नुप्पी लान, लाल नुमित, ये ऐसे शब्द हैं ना जो पेपर में बहुत परेशान करते हैं। नुप्पी लान और लाल नुमित क्या है ये? मणिपुर, त्रिपुरा, असम एवं बांग्लादेश में नुप्पी लाल और लाल नुमित 2024 का आयोजन किया गया है। ये इसका मतलब महिला युद्ध दिवस के रूप में मनाया गया है, क्योंकि महिलाओं द्वारा लालूप प्रणाली का विरोध किया गया। लालूप प्रणाली भी पूछी जा सकती है कि लालूप प्रणाली क्या है। ये 10 दिनों तक बेगारी कराए जाने के विरोध में किया जाता है। ये पहले इन राज्यों में, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, बांग्लादेश वगैरह में महिलाओं द्वारा ये किया गया था। महिलाओं का ये एक प्रकार का युद्ध था, जिसमें ये लालूप प्रणाली थी, जिसमें इनसे बेगारी कराई जाती थी। महीने के 10 दिनों के लिए इनसे बेगारी कराई जाती थी, जिसमें इन्हें पैसे वगैरह कुछ नहीं दिया जाता था। तो इन्हीं के विरोध के लिए ये युद्ध महिलाओं के द्वारा किया गया। तो इसी का आयोजन अभी हाल फिलहाल में किया गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस IPF बीमारी क्या है? तो ये फेफड़े की दुर्लभ बीमारी है। फेफड़े की दुर्लभ बीमारी है। इस बीमारी से जाकिर हुसैन का निधन अभी हाल फिलहाल में हुआ। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रिक IPF बीमारी किससे संबंधित है? तो ये फेफड़े से संबंधित है। स्पेडेक्स मिशन, इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो डाली हुई है मैंने अपने ही चैनल पे, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि स्पेडेक्स क्या है, और एक एनिमेशन वीडियो भी डाली हुई है कि ये स्पेडेक्स मिशन कैसे काम करता है, कैसे जुड़ता है, कैसे अलग होता है। लॉन्च ये 30 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा किया गया। लॉन्च किस माध्यम से किया गया? PSLV C60 श्रीहरिकोटा से किया गया। तो ये आपको व्हीकल याद रखना है कि PSLV C60 के द्वारा स्पेडेक्स को लॉन्च किया गया है। इसमें 2 उपग्रह होंगे, SDX-01 जिसे चेजर कहा जाएगा, SDX-02 जिसे टारगेट कहा जाएगा। यानी ये टारगेट होगा और ये चेजर होगा, तो ये जाके टारगेट में जाके सेट होगा। इनका वजन 220 kg के आसपास है। तो आपको ज़्यादातर इसमें नाम याद रखना होगा कि SDX-01 क्या है, चेजर है या टारगेट है। तो इस पर हो सकता है नाम पूछ ले, हो सकता है SDX-01 को टारगेट और SDX-02 को चेजर क्या है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। पृथ्वी की निचली परत में कहाँ लॉन्च किया गया? ये LEO में, लो अर्थ ऑर्बिट में से लॉन्च किया गया है। डॉकिंग क्या है? डॉकिंग ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 2 उपग्रहों को एक साथ रखा जाता है और फिर उन्हें जोड़ा जाता है। यानी कि चेजर को टारगेट से जोड़ने की प्रक्रिया ही डॉकिंग कहलाएगी। नेक्स्ट, इसकी वीडियो आप अलग से देख सकते हैं। PM स्वामित्व योजना, ये मेंस ओरिएंटेड तैयार किया गया है। कुछ पॉइंट्स इसके नीचे ये जैसे आप देख सकते हैं, ये बाकी ये प्री के लिए भी है। आपसे पूरे कथन निष्कर्ष या स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। आरंभ कब किया गया? 2020 में, 24 अप्रैल 2020 को। इसमें 50 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड दिए जाएंगे। मंत्रालय, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस मंत्रालय के द्वारा ये संचालित है। तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये संचालित है। लक्ष्य क्या है? ग्रामीण भारत में एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है।
ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। इसमें ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और वक्फ COR के द्वारा आवासीय भूमि का पैमाइश किया जाएगा, यानी कि सैटेलाइट के माध्यम से भूमि को सही तरीके से वर्गीकृत किया जाएगा और उनका एक डाटा तैयार किया जाएगा। क्या फ़ायदे हैं? तो प्रॉपर्टी के मालिक को उसका मालिकाना हक आसानी से मिलेगा। एक बार प्रॉपर्टी कितनी है तय होने पर उसके पास भी आसानी से तय होगा। उसके बाद दाम भी आसानी से तय होगा, यानी एक बार प्रॉपर्टी कितनी है तय होने के बाद उसको दाम भी आसानी से हम तय कर सकते हैं कि कितना दाम रखा जाए। प्रॉपर्टी कार्ड का इस्तेमाल कर्ज लेने में किया जा सकता है, जो भी है। अगर अब है ही नहीं, लोगों को यही नहीं पता हमारी ज़मीन कितनी है, नहीं है, विवादित है, क्या है, तो इस प्रकार से उन्हें लोन भी नहीं मिल पाता था। तो इस तरीके से अच्छी व्यवस्था है ये। प्रॉपर्टी कार्ड से का इस्तेमाल कर लोन मिल सकता है। पंचायती स्तर पर टैक्स व्यवस्था में सुधार हो सकता है। सरकार को योजना से क्या हासिल होगा, यानी ये योजना सरकार लाई तो सरकार को क्या फ़ायदा होगा इससे। ग्रामीण भारत में वित्तीय स्थिरता को लाने की कोशिश की जाएगी। प्लानिंग योजना के लिए सटीक लैंड रिकॉर्ड मिल जाएगा कि हाँ भाई हमारे पास इतनी ज़मीन है तो हम इन पे क्या क्या काम कर सकते हैं, उसके लिए एक सटीक प्लान मिल जाएगा उन पे। प्रॉपर्टी टैक्स तय करने में मदद मिलेगी। इस डाटा का अन्य विभागों द्वारा अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में मदद मिल सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों और कानूनी मामले कम हो सकते हैं। तो ये इसके फ़ायदे हैं और सरकार को क्या सरकार इससे क्या लाभ उठाना चाहती है वो भी आपको यहाँ पे मिल गया है। नेक्स्ट, नो डिटेंशन नीति, नो डिटेंशन पॉलिसी आई है। ये आपको देखना ज़रूरी है। नो डिटेंशन पॉलिसी, नो डिटेंशन पॉलिसी केंद्र सरकार के अधीन आने वाले स्कूलों में कक्षा 5 और 8 के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी समाप्त कर दी गई। यानी इससे पहले ये पॉलिसी लागू थी। ये पॉलिसी है क्या बेसिकली, ये इसमें वो व्यवस्था थी जो हाल फिलहाल में चल भी रही है कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक किसी को फेल नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे पास किसी न किसी तरीके से टीचरों द्वारा करा ही दिया जाता था। कि फेल तो नहीं किया जाता था लेकिन उन्हें पास करा दिया जाता था, जो एक अच्छी नीति तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसे हटा देने के बाद ये शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा कदम है। ये नीति शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 2009 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? ये 2009 में शुरू किया गया। इस पॉलिसी में पहले था कि इस कक्षा 1 से 8 तक किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा। शिक्षा किसका विषय है ये आप कमेंट में बताएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी के द्वारा प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं। कमेटी में सदस्य कौन कौन होते हैं ये इम्पोर्टेंट है, आपको देखना होगा। इस कमेटी में कौन कौन शामिल है? PM, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, सभापति नहीं, ये भी ध्यान रखना, सभापति नहीं, उपसभापति। संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता, केंद्रीय गृह मंत्री ये शामिल हैं। PM, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री इसमें शामिल है। 6 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी हो इनका कार्यकाल होता है। पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। बेलगांव अधिवेशन के 100 वर्ष पूरे हुए, ये आप जानते हैं 1924 का है, जिसमें गांधी जी ने एकमात्र ये ऐसा अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 39वां अधिवेशन, ये 39वां अधिवेशन है, ये भी पूछा जा सकता है।
दिसंबर 1924 से अप्रैल 1925 तक ये अधिवेशन चला। ये एकमात्र अधिवेशन है, ये ध्यान देंगे, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। सत्र में पहली बार वंदे मातरम सार्वजनिक गायन किया गया। इसमें एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। उसके बाद इन्होंने कोई सा भी कांग्रेस का अधिवेशन अटेंड नहीं किया और इस सत्र में पहली बार वंदे मातरम का सार्वजनिक गायन किया गया। नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष, इसके भी 100 वर्ष पूरे हुए, इनके भी 100 वर्ष। तो ये ध्यान रखना, जो जिनके 100 वर्ष कंप्लीट होते हैं वो क्वेश्चन उन पे बनाए जा सकते हैं। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के 100 वर्ष हुए। इसकी स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुआ। कहाँ हुआ? कानपुर में। संस्थापक कौन थे? मानवेंद्र नाथ राय, जिसका मूल नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य है। अध्यक्ष इसमें बने जब ये 1935 में जब इसकी अध्यक्षता करने के हुआ है, तो इसे सिंगारवेल चेटियार को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसमें प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो मानवेंद्र नाथ राय, अबनी मुखर्जी, मोहम्मद अली और शफीक सिद्दीकी इसके प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य, 5th राज्य कौन बना है? पंजाब। पंजाब ग्रामीण घरों में 100% पाइप जलापूर्ति हासिल करने वाला 5वां राज्य बन गया है। पंजाब बन गया है। ये योजना हर घर जल योजना के तहत है। इस योजना में जल जीवन मिशन का ही भाग है। ये इसके माध्यम से ही पंजाब ने ग्रामीण घरों में 100% पाइपलाइन जलापूर्ति हासिल की। हर घर जल योजना वो इसी का ही भाग है, जल जीवन मिशन का ही भाग है। इसको 2019 में शुरू किया गया। ये 5th राज्य है। तो अन्य 4 कौन कौन से हैं? गुजरात पहले नंबर पे जिसने 100% पाइप जलापूर्ति हासिल की। दूसरे पे तेलंगाना, तीसरे पे हरियाणा, चौथे पे अरुणाचल प्रदेश, 5वें पे पंजाब। नेक्स्ट, भू जल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 लाया गया है। इसमें नाइट्रेट के बारे में बताया गया है। नाइट्रेट किस तरीके से जल को प्रदूषित कर रहा है और ये किस प्रकार बढ़ती जा रही है। तो रिपोर्ट 2023 में 440 ज़िले, बहुत बड़ा है डाटा, 440 ज़िले ऐसे हैं जिनमें नाइट्रेट की मात्रा अत्यधिक, जबकि 2017 में ये 359 ज़िले ही थे इसमें शामिल। नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम, इससे बीमारी होती है, ये आप यहाँ ध्यान रखेंगे। WHO द्वारा जो निर्धारित है कि नाइट्रेट जल में कितना होना चाहिए और भारत भी उसका अनुसरण करता है, तो 45, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि WHO के निर्धारित, भारत द्वारा निर्धारित सीमा नाइट्रेट की कितनी है? तो 45 मिलीग्राम प्रति लीटर है। अच्छे से देख लीजिए। नाइट्रेट की कितनी? 45 मिलीग्राम प्रति लीटर है। भारत का पहला बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग, बायो बिटुमेन, ये कोयले की तरह ही है, जैसे बिटुमेनस कोयला होता है उसी प्रकार का है ये भी। महाराष्ट्र, ये ध्यान रखना, महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले में इसका उद्घाटन किया गया। इस रोड का महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया। ये लिग्निन नामक फसल अवशेष, ये ध्यान कि पूछ सकता है कि ये जो बायो बिटुमेन किससे बनते हैं? तो फसल अवशेष से प्राप्त होते हैं बायो बिटुमेन। फसल अवशेष में क्या क्या शामिल है? जैव-चार है, वनस्पति तेल है, फसल के ठुंठ है, शैवाल है और लिग्निन है। हो सकता है आप इनमें से याद रखें। शैवाल अगर पूछ लिया जाए तो हो सकता है आप कहें कि नहीं, शैवाल इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, राइट टू डिस्कनेक्ट, ये पॉलिटी से हो सकता है। कर्मचारियों को उनके नियमित कार्य घंटों के बाद कार्य से मुक्त रहने की अनुमति, यानी कि कार्य के बाद भी कई ऐसी संस्थाएं हैं या कंपनियां हैं जो उन्हें घर पे भी उन्हें मेल करवाते हैं या कुछ जो बर्डन है, एक्स्ट्रा काम है, उसे घर पे सॉल्व करवाते हैं, तो उसके लिए इसे लाया गया है। कार्यों व घर की सीमाओं को परिभाषित करता है, यानी कि कार्य अलग होने चाहिए और घर पे उसको पर्सनल स्पेस मिलना चाहिए ताकि वो मेंटली रिलैक्स कर सके।
फ़िलहाल कोई भी कानून नहीं है भारत में, तो फ़िलहाल इस तरीके का कोई भी कानून नहीं बनाया गया है, लेकिन 2018 में एक विधेयक ज़रूर लाया गया था, लेकिन फ़िलहाल इस संदर्भ में हमारे पास कोई कानून नहीं है। ये ध्यान रखना कि राइट टू डिस्कनेक्ट किस तरीके के कानून है या किस पे लागू होता है ये। तो ये कार्य और घर पे जो व्यक्ति है दोनों को सेपरेट करता है। एआई के नैतिक प्रयोग संबंधित समिति का गठन किया गया है। आरबीआई किसने किया है, ये ज़रूरी हो जाएगा कि एआई से संबंधित हो सकता है आप किसी मंत्रालय पे या संसद के किसी उसमें चले जाएं, लेकिन ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये आरबीआई के द्वारा गठित किया गया है। इसमें 8 सदस्य हैं समिति में। अध्यक्ष पुष्पक भट्टाचार्य हैं। आरबीआई के द्वारा जो गठित किया गया इसके सदस्य पुष्पक भट्टाचार्य हैं। कार्य क्या है, वित्तीय सेवाओं में एआई की स्वीकार्यता का आकलन, नियामकीय जांच और पर्यवेक्षी द्वारा दृष्टिकोण की समीक्षा करना है इसमें। यानी कि जो एआई के माध्यम से किया जा रहा है उस पर रेगुलेटरी होना चाहिए, उसका एनालिसिस भी होना चाहिए कि किस तरीके से वो कार्य कर रहा है। तो इस संदर्भ में इस तरह से कमेटी का गठन किया गया है और आरबीआई ने इसका गठन किया है। नेक्स्ट, वॉर्नेज रेडार सिस्टम। ये उन्नत रेडार प्रणाली है, भारत और रूस के मध्य ये समझौता है। अभी एक और आया था जो पीछे तुसील, आपको ध्यान हो तो, वो भी रूस और इंडिया के बीच समझौता है। उन्नत रेडार प्रणाली है, भारत और रूस के मध्य समझौता। ये रूस का रेडार है। वार्नेस रेडार सिस्टम किसका है, ये रूस का है, जिससे भारत लाया जाएगा। 60% से अधिक हिस्सा भारत में निर्मित होगा और बाकी 40% रूस के द्वारा किया जाएगा। ये एक अर्ली वार्निंग रेडार है। इसकी तैनाती कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया जाएगा। ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि कौन कौन है, भारत और रूस। 60% हिस्सेदारी भारत की है, 40% रूस की है। अर्ली वार्निंग रेडार है, इसकी तैनाती कर्नाटक के चित्रदुर्ग में की जाएगी। अगली पीढ़ी के डीएनए अनुक्रमण का सुविधा केंद्र बनाया जा रहा है। अगली पीढ़ी का कहाँ बनाया जा रहा है, ये ध्यान रखना, देहरादून। ज़्यादा नहीं, इसमें यही है कि कहाँ बनाया जा रहा है, देहरादून। लाखों डीएनए अनुक्रमों का एक साथ विश्लेषण, लाखों डीएनए अनुक्रमों का एक साथ विश्लेषण करते हुए संपूर्ण जीनोम के तीव्र और हाई थ्रूपुट डिकोडिंग को सक्षम बनाएगा। यानी कि बहुत सारे डीएनए का एक साथ परीक्षण किया जाएगा, विश्लेषण किया जाएगा। इस तरीके का पहला केंद्र देहरादून में बनाया जा रहा है, जिसमें आनुवांशिक विविधता, विकासवादी संबंधों और जनसंख्या स्वास्थ्य के बारे में गहन जानकारी करने का अवसर मिलेगा। K9 वज्र टी तोप, K9 वज्र टी कैनन लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। LNT द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। क्या है ये, एक तरीके से आर्टिलरी गन है, जिसमें 25 मिलीमीटर और 52 कैलिबर की क्षमता वाले K9 वज्र, ये स्वचालित है, ऑटोमेटेड है। क्या है ये, सिंपल बस ये याद रखना कि तोप डाल दिया है तो आप कहीं से समझो कि कुछ और है, ये गन है एक तरीके का। स्माइल इम्पोर्टेंट है। स्माइल कार्यक्रम भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने के बीच $350 मिलियन का समझौता हुआ है। तो ये पूछ सकता है कि ये कार्यक्रम किन किन के बीच है, भारत सरकार और ADB के बीच के है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्माइल, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। स्ट्रेंथिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। उद्देश्य, लॉजिस्टिक क्षेत्र में सुधार करना, विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करना, मानकीकरण करना। इनका क्या क्या उद्देश्य है, लॉजिस्टिक क्षेत्र में सुधार करना, विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करना, इनका मानकीकरण करना। न्यूज़ क्या है, एक्स्ट्रा न्यूज़ क्या है हमारे पास कि न्यू वर्ल्ड ईगल अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। न्यू वर्ल्ड ईगल है जो अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। यह आपको ध्यान रखना है, वैश्विक स्तर पे जो करंट अफेयर है उस पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, बिलिंग कोपरा, बिलिंग कोपरा, नॉट कॉपर,
दिस इज़ कोपरा। ये नारियल के सूखे टुकड़े जिनका उपयोग नारियल तेल के निर्माण में होता है। ये सीधे सीधे आपसे पूछ सकता है मिलिंग कोपरा क्या है, बॉल कोपरा क्या है, किससे संबंधित है, किस फल से संबंधित है। तो ये आपसे सीधा इस तरीके के शब्द हैं, तो ये हो सकता है आपसे किसी एलिमेंट से जोड़ दे, तो ये आप ध्यान रखें कि नारियल और सूखे टुकड़े जिनका उपयोग नारियल तेल के निर्माण के लिए किया जाता है, ये मिलिंग कोपरा है। बॉल कोपरा ये नारियल की गिरी बारीक और सूखा हुआ भाग है जिसका उपयोग कई बार खाद्य पदार्थ के साथ स्वादिष्ट मेवे में होता है। ये न्यूज़ में क्यों है, ये इम्पोर्टेंट है, आप इनकी डेफिनेशन भी ज़रूर याद रखें। लेकिन न्यूज़ में क्यों है, कोपरा को एमएसपी में वृद्धि, कोपरा के एमएसपी में वृद्धि केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। 2025 सीज़न के लिए ही किया गया है। अब यही है कि एमएसपी में आप कोपरा के बारे में अगर जानते नहीं हैं तो अगर इसने पूछ लिया कि कोपरा के लिए एमएसपी, आप सीधे कहेंगे कि एमएसपी में तो हमने इस तरीके के शब्द को पढ़ा ही नहीं है, जानते ही नहीं इसमें क्या है नहीं है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इसके कोपरा के एमएसपी में वृद्धि सरकार द्वारा की गई है। कोपरा का कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, तो 1/3 उत्पादन अकेले कर्नाटक करता है। कर्नाटक नंबर 1 पे है, दूसरे पे तमिलनाडु है, तीसरे पे केरल है और चौथे पे आंध्र प्रदेश है। तो अकेला उत्पादन कौन, कर्नाटक करता है। और ये न्यूज़ में क्यों है वो बता दिया, एमएसपी में वृद्धि करने के कारण ये न्यूज़ में है। वीर बाल दिवस और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, हालांकि ये पिछले साल भी न्यूज़ में था, तो आप देख सकते कब मनाया जाता है, बस ये ध्यान रखिएगा 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और इनमें ये इस दिन गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे थे, एक जोरावर सिंह और दूसरा फतेह सिंह को दीवार में चिनवा दिया गया था, तो इसलिए बाल दिवस के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया है। और ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इसमें 7 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें कला संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, खेल तथा पर्यावरण के क्षेत्र में ये दिया जाता है। एक नई टर्मिनोलॉजी है जेन कास्ट, गूगल द्वारा इसको शुरू किया गया है। ये एक तरीके से एआई है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, मॉडल है। जेन कास्ट एआई मौजूद उपकरणों में मौसम का बेहतर पूर्वानुमान लगाता है, यानी कि इसकी सटीकता 99% है, जो सटीक पूर्वानुमान करता है। 36 घंटे पूर्व ही बता देता है, 90% से अधिक सटीकता देता है। ये देख रहे हो 36 घंटे यानी लगभग 1.5 दिन के आसपास हो गया, जिसका सटीक अनुमान ये दे देता है 99%। तो ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये जलवायु इन्वायरमेंट से पूछा जा सकता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। किससे संबंधित है, तो मौसम से संबंधित है। पॉपकॉर्न टैक्स, ये तो आपने पढ़ा होगा, बहुत सुर्खियाँ बटोरी हैं इसने। पॉपकॉर्न टैक्स 5% यानी पॉपकॉर्न टैक्स भी लगाया गया है, उसके अलग अलग कर दिया है, जो आम नागरिकों के समझ से तो फिलहाल ये परे है, हमारे भी समझ से परे ही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 5% जीएसटी लगाया जाएगा। किस पॉपकॉर्न पे लगाया जाएगा, नमक और मसाले के साथ मिश्रित ब्रांडेड पॉपकॉर्न, गैर ब्रांडेड पॉपकॉर्न पे लगाया जाएगा। जो 5% जीएसटी है वो गैर ब्रांडेड पॉपकॉर्न पे लगाया जाएगा। जो 12% जीएसटी है वो पूर्व पैक्ड, जो पहले से पैकिंग की गई है और ब्रांडेड है, उन पे 12% की जीएसटी लगाई जाएगी। और 18% की जीएसटी कारमेल पॉपकॉर्न, यानी कि जो चीनी जिसमें मीठा जो है बना हुआ पॉपकॉर्न, उसमें लगाया जाएगा। इनका उद्देश्य ये है इस पे लगाने का कि भाई लोग मीठा कम खाएंगे, बाकी देखते हैं कौन खाता है, कितना खाता है। ये अंतिम है हमारा दिसंबर महीने का, लास्ट है ये हमारा, ये पूरे दिसंबर की न्यूज़ इसमें कवर की गई है। तो तामूलोसार महोत्सव, तामूलोसार महोत्सव नेपाल तथा पूर्वोत्तर भारत में गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। आप टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देंगे, ये कठिन है इसलिए 1-2 बार पढ़ना ज़रूरी है। तामूलोसार महोत्सव नेपाल और पूर्वोत्तर भारत, यानी नेपाल में भी और भारत के पूर्वोत्तर जो क्षेत्र हैं उनमें भी, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब हो गए। तो गुरुंग कौन सा समुदाय, गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया गया। कुछ फैक्ट्स हैं
देखिए, हाल ही में विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के साथ किस शहर के विकास के लिए $800 मिलियन का ऋण दिया है? विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के किस शहर यानी अमरावती के लिए विकास के लिए $800 मिलियन का ऋण दिया है अमरावती के लिए? किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पीएम मोदी को सम्मानित किया गया? तो कुवैत, हाल ही में ये सम्मानित किया गया है। मीठे पानी की मछली की नई प्रजाति कोइमा कहाँ पाई गई है? पूर्वी घाट में पाई गई है। नाम पूछा जा सकता है और कहाँ पाई गई है ये भी है। खेल रत्न अवार्ड 2025 किस किस को मिला है? गुकेश डी को मिला है जो चेस के चैंपियन हैं। हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार और मनु भाकर को दिया गया है। तो ये हमारे जो टोटल हैं, हमने दिसंबर का कर लिया है कम्प्लीटली। आप इनको 2-3 बार आप देखेंगे तो ये आपको रिवाइज़ हो जाएगा। ये हाथ से लिखे हुए हैं और इम्पोर्टेंट हैं, ये बनाए गए हैं जो यूपीएससी प्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इस तरीके से मैं अक्टूबर का या हो सकता है जनवरी का लेके आऊँ, और नवंबर या जनवरी का, इनमें से ही किसी एक का मैं लेके आऊँगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ सुझाव हों आपके तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए ताकि मैं आगे सुधार कर सकूं। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे आके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।